नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि अखिलेश के सांसद को एटीएस से दिक्कत क्यों है, भाईजान को गाजी से मोहब्बत क्यों है, पहले थाना फिर एटीएस यूनिट पर सवाल, वोट बैंक के लिए बर्क का ये बवाल क्यों है, संभव के आतंकी कनेक्शन वाली रिपोर्ट बर्क को नहीं दिखती क्या। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आतंक का दाग ढो रहा है उत्तर प्रदेश के संभल में। आतंक की जड़ पर प्रहार करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने वहां एटीएस का थाना खोलने की तैयारी कर ली है। यही बात बर्क को चुभ रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हमारे संभल के लोगों को, यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस का रेल जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। एक लगातार उनको टारगेट कर करके पूरी कौम को बदनाम करना ये गलत है। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण की राजनीति कही जाए या राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की सियासत, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल में एटीएस सेंटर खुलने से दिक्कत है, तो दूसरी ओर हैदराबादी भाईजान ओवैसी के यूपी के सिपहसालार शौकत अली विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को राष्ट्र नायक जैसा और महाराजा सुहेल देव को लुटेरा बता। सबसे पहले बात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जिन्हें वोट बैंक के लिए योगीराज में आतंकवाद पर हो रहे डायरेक्ट अटैक से दिक्कत है। बर्क संभल में एटीएस सेंटर खुलने से ऐतराज जता रहे हैं। पहले उन्हें थाना खुलने से भी दिक्कत थी। एटीएस, जिसका काम देश को आतंकी साजिशों से महफूज रखना है, उसका सेंटर खुलने पर बर्क इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। हमारे संभल के लोगों को, यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस का रेल की जरूरत है। उनको जरूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की और उद्योग की, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसलिए एटीएस का कार्यालय खोलने की मेरे ख्याल से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब लोग बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और बगैर कोई किसी गलत संकट में पड़े हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार इस चीज़ पे फोकस करे, ना कि एक हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास नहीं करे। जियाउर रहमान बर्क इससे पहले संभल हिंसा के बाद सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाए जाने का भी विरोध कर चुके हैं और अब एटीएस की फील्ड यूनिट खोले जाने को मुसलमानों को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। बर्क के ऐसे बयानों पर पलटवार करते हुए ऐसे में बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि बर्क एटीएस कार्यालय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उन्हें क्यों लगता है एटीएस आ जाने के बाद वहां यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और फैक्ट्री लगने का सिलसिला बंद हो जाएगा? सांसद साहब, जनता को बताइए कि सुरक्षा तंत्र में वृद्धि से आखिर किस तरह नुकसान होगा? आपकी आपत्ति के ठोस कारण क्या है? हाँ, हिंदुओं का पलायन और कत्लेआम जरूर रुक जाएगा। सुरक्षा, शिक्षा और विकास, इन सब पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है, तो फिर डर किस बात का? यूपी का संभल अल-कायदा से लेकर हरकत-उल मुजाहिदीन और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के रिक्रूटमेंट का हॉटस्पॉट रहा है। सीबीआई और एनआईए की रिपोर्ट्स में संभल को कई बार हाई रिस्क जोन करार दिया गया। बीते कुछ वर्षों में इस जमीन को आतंकियों ने अपने टेरर नेटवर्क की नर्सरी बना लिया था और यहां से अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर आईएसआईएस से जुड़े आतंकी दबोचे जा चुके हैं। संभल के दीपा सराय का रहने वाला मौलाना आसिम उमर अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना था। आसिम उमर हरकत-उल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा था। जुलाई 2016 में अमेरिका ने आसिम उमर का नाम आतंकियों की ग्लोबल लिस्ट में पड़ा। 16 दिसंबर 2015 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीपा सराय निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया था। दावा है कि आसिफ अल-कायदा का इंडिया चीफ था। 7 साल की सजा काटकर आसिफ 2023 में रिहा हुआ। 17 दिसंबर 2015 को आसिफ के मददगार जफर मसूद की गिरफ्तारी हुई थी। मसूद पर भी आरोप था कि वो अल-कायदा के युवाओं की भर्ती कर रहा था। नवंबर 2023 में संभल से 2 युवकों की अरेस्टिंग हुई। दावा है कि ये आईएसआईएस से जुड़े थे और लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ने के काम में लगे थे। नवंबर 2023 में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी अहमद रजा का निकाह संभल में हुआ था। संभल के दीपा सराय निवासी उस्मान पाकिस्तान की लाहौर सेंट्रल जेल में बंद है।
संभल से जुड़े इन दहशतगर्दों के टेरर कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक बताए गए और विभिन्न आतंकवादी संगठन जिसमें हरकतुल मुजाहिदीन, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ISIS मॉड्यूल था उसके लड़के, और जो चौथा सिमी है उसके भी सदस्य यहाँ पे एक्टिव रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस के सहयोग के लिए और ATS के सहयोग के लिए पुलिस है, उधर मिल के काम करेंगी ताकि इस तरीके की सोच वाले अलगाववादी और ये टेररिस्ट कट्टरपंथी सोच वाले लोगों पे नजर रखी जाए। कहा कर रहा है, उन्होंने खुद इस बात को कहने रहा है तो नहीं, और रही बात रहा है और है में फर्क होता है। और रहने में मुझे ये बताइए क्या अभी तक कोई किस आदमी साबित हो पाया है कि कोई आतंकवाद से जुड़ करके उसने गतिविधियों में किसी को सजा मिली है? नहीं ना। आरोप लगने में और साबित होने में फर्क होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं संभल के अंदर, क्या पूरे, मैं तो हिंदुस्तान और दुनिया के लोग कह रहा हूँ, जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं। एक लगातार उनको टारगेट कर करके पूरी कौम को बदनाम करना ये गलत है। आतंकवाद की राह ने संभल पर जो दाग लगाया वो दशकों बाद भी बरकरार है। इसी दाग को मिटाने में ATS और खुफिया एजेंसियां लगी हैं, लेकिन अखिलेश के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे को भी मुस्लिम विरोधी बताकर वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ऐसी ही चाल यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चल रही है। AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने तो 11वीं सदी के महान योद्धा महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा करार दिया और विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को इंसाफ पसंद मुसलमान बताते हुए उसकी तारीफ कर दी। तो पलटवार में सुबह सपा ने ओवैसी के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेलदेव सुहेलदेव सुहेलदेव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेलदेव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। शौकत अली पागल, तुम्हें अगर ज्ञान है तो नानपारा मैदान में युद्ध जो हुआ उसका पता कर लो, पढ़ लो इतिहास। अब बिना जानकारी की बोलोगे तो ये राजभर है। महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो की तलवार चलाए थे, पता नहीं लगेगा तुम्हारा कि तुम कहां चले गए, धरती पर नहीं दिखाई देंगे। बिना मतलब का बोलना बंद करो। राष्ट्र नायक बनाम आक्रांता से लेकर राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण, सवाल है कि क्या अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास के गौरव का विरोध राजनीति का नया एजेंडा बनता जा रहा है? अब देश को तय करना है, वो ATS के साथ खड़ा होगा या आतंक के परोक्ष समर्थन में खड़ी सियासत के साथ। वो महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों का सम्मान करेगा या सालार मसूद जैसे हमलावरों के गुणगान में चुप रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, रोहित सिंह कन्वीनर है युवा चेतना के, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और शादाब चौहान है MIM के नेता। विजय राठी, पहला सवाल, ATS का सेंटर खुल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं, ATS का सेंटर खुलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे मंशा समझ रहे हैं क्या है आप? जो अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे, हाँ। वही इनकी सोच है। ATS के सेंटर से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्पताल, यूनिवर्सिटी ये सब भी खोल दीजिए। और ये कौन नहीं जानता कि मुस्लिम समाज को तो टारगेट करना ही चाहते हैं आप लोग? ये कौन नहीं जानता इस बात को कि किस तरह का डर और भय का माहौल आप पैदा करना चाहते हैं? आप ये बता सीधा कि हम ATS सुरक्षा कौन सी जगह आपको चुननी है सब लोग जानते हैं, लेकिन आप उसके पीछे की मंशा किसी को बताना नहीं चाहते। क्या मंशा है? संभल को आप क्या मंशा है? यूज करना चाहते हैं। क्या मंशा है? संभल को आप जिंदा रखना चाहते हैं चुनाव तक। अरे क्या मंशा है?
रोजगार पैदा विजय राठी क्या मंशा है? इंडस्ट्री बनाना नहीं चाहते। आपके सांसद ने कहा कि एटीएस दफ्तर की कोई जरूरत नहीं है संभल में। हाँ जरूरत है ही नहीं, बताओ क्या जरूरत है वहां? क्यों नहीं जरूरत है? आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग ही तो गुंडागर्दी वहां कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के प्रायोजित अफसर वहां नहीं विजय राठी, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। विजय राठी सुनिए, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा, लेकिन जहां से अलकायदा, हिजबुल, आईसिस, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान, सिमी के लोग मिल जाएं, आप कह रहे हैं वहां आईटीएस का सेंटर नहीं खुले? ये सारे भाजपा के हैं, भाजपा की प्रायोजित कहानी है, इसीलिए वहां से कुछ भी निकल सकता है। अच्छा, जो चाहो वहां से मर्जी निकाल लो। हाँ, जब अपना कोतवाली सैया हो तो फिर डर किस चीज का, कुछ भी निकाल लो। ठीक है शिवम त्यागी, लेकिन शिवम त्यागी ये कह रहे हैं आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आईसिस, हरकतुल, तमाम के संगठन के लोग वहां मिल जाएं। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी का जो बिजली चोर सांसद है उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो जो बर्क है उसको कह दिया जाए कि एटीएस बिजली चोरी में नहीं पकड़ती तो वो सेफ है। लेकिन अगर कोई इस देश के खिलाफ और इस देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा या इस देश में या प्रदेश में कोई भी दंगा करने की कोशिश करेगा तो उस पर एटीएस कार्रवाई करेगी। और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का काम ही है कि इनइक्वालिटी ना हो। क्यों संभल में एटीएस की चौकी चाहिए? सन 47 से 50 के बीच में संभल में मुस्लिमों की जो आबादी थी वो 55% और हिंदुओं की आबादी 45% थी। आज 2024 और 25 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू अप्रोक्सीमेटली 17% हो गए और मुस्लिम जो है अप्रोक्सीमेटली 83% है। हिंदुओं को जमीन खा गई, आसमान निगल गया। वो क्या हो गया? पलायन हुआ तो क्यों हुआ? अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में अगर हिंदू जो है 45% से घटकर 17% रह जाएगा मात्र 70 साल के एक पूरे स्ट्रेच में, तो आने वाले 20 साल में तो वहां दिखेगा ही नहीं। इसलिए वहां एटीएस की पुलिस चौकी चाहिए। बाकी बिजली चोरों को डरने की जरूरत नहीं है। समाजवादी के सांसद बिजली चोर को कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिजली चोरी से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आता हूं, एक और विषय बहुत साफ है। एटीएस से सिर्फ वही डरेगा जो इलीगल एक्टिविटीज, देश के खिलाफ काम या फिर आतंकवाद, इन जैसी चीजों में संलिप्त हो या इनको संरक्षण देता हो। बाकी आम आदमी को तो एटीएस से सहूलियत है भाई। मैं तो कहता हूं नोएडा है, नोएडा में हो जाए या कहीं और, मैं तो कहता हूं मेरे घर के बराबर में हो जाए, क्या परेशानी है भाई? मैं तो कहता हूं बहुत ही सुरक्षा की नजर है। वहां पर चोर, परिंदा, आतंकवादी पर ही नहीं मार सकता। लेकिन जो पर नहीं मार सकते, दर्द भी उन्हीं को एटीएस की चौकी से। अब ये बर्क को दर्द क्यों है, समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों है एटीएस से, भगवान जाने। मैंने तो सुना था ये पॉलिटिकल पार्टी चलाते, कहीं कुछ और तो नहीं चलाते, लेकिन ये बेहतर जानते होंगे। विषय बहुत साफ है। जिस तरह की पॉपुलेशन इनइक्वालिटी वहां पर हुई है, जिस तरीके से 1950 के बाद से 2025 में 45% से घटकर हिंदू 17% रह गया है मात्र, जिस तरीके से वहां पलायन हुआ है, जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति हमेशा संभल में रही है। देश में कहीं भी कुछ होता था सबसे पहले दंगा वहां शुरू हो जाता था। इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर जो चौकी है वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश एक तरीके से अगर देखा जाए तो हो ही चुकी है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो स्थिति वहां पर रही है उसको देखते हुए चौकी बनाई जा रही है, मांग ली गई है। चंद्रमोहन जी, पुलिस एटीएस महानिरीक्षक ने ऑलरेडी जगह मांग ली है और अब वहां चौकी स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, अगर एटीएस खुल जाए, कहीं थाना खुल जाए, तो ये मुस्लिम टारगेट पर कैसे आते हैं? नहीं, बिल्कुल एटीएस खुलना चाहिए। एटीएस खुलने के बाद देखो, अभी शिवम त्यागी जी ने कहा एटीएस खुल रहा है, बिजली चोर बोला, तो चोर है। कोई वोट चोर भी करता है, लेकिन उसे लोग कहते हैं गद्दी छोड़ो, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ता, वोट जरूर चोर करता है। अब एटीएस का ध्यान वहां नहीं जाता। अब ये अलग बात है कि भी एटीएस ध्यान वहां क्यों नहीं देती, लेकिन देश के अंदर आवाज जरूर है कि वोट चोर, गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन और एटीएस में फर्क है भैया, बताओ इनको। बाराबंकी के अंदर बताओ ये राहुल लॉजिक से जो ये लॉजिक निकाल के लाए हो, उछलो मत। अभी शिवम त्यागी जी बीच में न बोल नहीं भैया। अभी तो नहीं, वोट चोरी का मामला इलेक्शन कमीशन, जल्दी मत गर्म हो यार। और देश के साथ आतंकवाद करने का मामला एटीएस। आप समझ रहे हैं दोनों में फर्क क्या है? या वो बिजली चोर हो। अच्छा, लेकिन अच्छा, बिजली चोर और आतंकवादी भी एक जैसा ही होता है। वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ रहा। अच्छा, बिजली चोर और आतंकवादी एक जैसा ही होता है। ये देश का मुद्दा है भाई। वो बीच में सुनते नहीं। अपनी ट्रम में बोल देना। अपनी ट्रम में तो मैं बोल दूंगा, इतना नहीं। अच्छा, एक मिनट मैं आप अपनी ट्रम में जो बोल रहे हैं, चंद्रमोहन जी को अपनी बात पूरी होने दीजिए। चंद्रमोहन जी सुनिए, आपको अपनी पॉलिटिक्स से अपना एजेंडा
चलाना है सर चलाइए, ऐसा आप वोट चोरी को लेकर जो जैसे बोलना है आप बच्चे बोलते ये कर रहिए, सकते हैं और लेकिन कुछ आपसे नहीं एक लाइन का कर सवाल था, सकते उसका जवाब पहले दे दीजिए। बच्चे होते हैं वो और सवाल ये है बीच में कि सब एटीएस का सेंटर खुलने से मुस्लिम टारगेट पर कैसे, या तो बोल दीजिए गलत बोला बर्क ने। देखिए ये जवाब तो अभी वो समाजवादी पार्टी के आदमी दे ही रहते हैं, लेकिन मैं ये तो पूछ लूं कि बर्क, बुर्का, अजान और मुसलमान देश में हो रहा है और देश के अंदर लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, और मित्र को कहीं पर 10 लाख पेड़, 1000 एकड़ जगह मिल रही है 1 रुपए की लीज के ऊपर, तो किसी और को भी दे दी जाए। बाराबंकी के अंदर, श्रीराम यूनिवर्सिटी के अंदर, अरे चंद्रमोहन जी पहले बताइए बर्क ने सही कहा या गलत कहा, तो उसके ऊपर पुलिस बर्क ने सही कहा या गलत कहा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। आप ये बता दीजिए कि वो 1 रुपए की लीज पे जगह मिली, वो सही मिली? आपसे पूछ रहा हूं, एटीएस खुलने से मुस्लिम टारगेट पर आते हैं कि नहीं आते हैं? का मुद्दा है, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये देश का मुद्दा है। हाँ, देश का मुद्दा है। वर्ग का जो मुद्दा जिसको आप उठा रहे हो, स्टेट का मुद्दा है, उसका जो समाजवादी करेंगे, समाजवादी बात करेंगे। संभल, एटीएस, उत्तर प्रदेश, समझ में आ रहा है कुछ? हिंदुओं का पलायन, घटती जनसंख्या, इस वजह से एटीएस की चौकी, इस पर सवाल जवाब है। ऐसा कि रट्टू बन के नहीं आना होता है कि बस एक ही चीज को रिपीट करते रहो तो सच हो जाएगा। पत्रकार बोलिए, चलिए अगली 1 मिनट आपका समय कुछ हो गया है। एक मिनट रुक जाइए। नहीं मैं आता हूं बीच में। ये तो आज कुछ हो गया है चंद्रमोहन जी, आपको शिवम त्यागी आपको पत्रकार दिख रहे हैं, जैसे बच्चे कब कूद पड़ते हैं। शिवम त्यागी आपको आज पत्रकार दिख रहे हैं कि शिवम त्यागी जैसे पत्रकार, भाई शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के एक तेजतर्रार प्रवक्ता है, आप उनको काहे पत्रकार बना रहे हैं भाई? इसलिए वो तेज तरार पत्रकार गोदी मीडिया कह रही है, वो आप जैसे कह रहे, क्योंकि आप पत्रकार मैं तो आपको भी तेज तरार नेता बोलता हूं, इसलिए मजबूरी में उनको मैं कहना तो पड़ रहा है। आपको भी तेज तरार नेता बोलता हूं। पत्रकार तो मैं विजय राठी को भी समाजवादी पार्टी का तेज तरार प्रवक्ता बता रहा हूं। इस बात को शादाब भी भाइयों के बहुत तेज तरार प्रवक्ता है, फिर आपको पत्रकारिता पत्रकारिता मत सिखाओ, फिर आप कहोगे मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ। अब आपके पास विपक्ष का हर नेता पत्रकारिता सिखा के जाता है, लेकिन आप अरे भाई फिर वही बात है, दिक्कत यही है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाएगा, यही दिक्कत है चंद्रमोहन जी। और ये कॉमन सेंस अप्लाई कर लीजिए, दिक्कत दूर हो जाएगी। पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आप सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। अब फिर आप देने लगे कि वो मिली, उस पर बात कर लो। नहीं आप देने लगे देश का युवा रोजगार मांग रहा है, उस पर बात कर लो। विपक्ष ये पूछ रहा है कि देश के अंदर कौन से लोग लगातार देश छोड़ के जा रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहा है, और वो आपको नहीं दिख रहा। और प्रवक्ता क्या प्रश्न कर रहे हैं? का सेंटर खुलेगा, मुस्लिम टारगेट पर आ जाएंगे, ये आपको ठीक लगता है? वो तो मैं, अरे बुर्का मुसलमान, ये तो आपको चर्चा करनी है। अगर ये चर्चा नहीं करोगे तो आप फिर गोदी मीडिया कैसे कहलाओगे? फिर भाई मीडिया दिक्कत है ना। सुनिए ना चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी सुनिए, ये ज्ञान की बातें ना सर, सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए, चंद्रमोहन जी सुनिए, डिबेट से पहले डिबेट का टॉपिक बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे डिबेट नहीं करनी तो सर पहले मना कर दिया करिए कि इस मुद्दे पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। यहां पर आकर ज्ञान की बातें मत किया करिए। मैं तो, और ये सवाल क्या पूछा जाए नहीं पूछा जाए ये सिखाया मत करिए सर। ये तो हमें, ये आप अपने उनसे रिलीवर से पूछ लीजिए, करे वो डिसाइड करके बता दे करके किस पे चर्चा करनी है। क्यों टॉपिक नहीं बताया जाता क्या? मैच पे करनी थी क्या? टॉपिक नहीं बताया जाता है क्या? पूछ लेना एक बार। चंद्रमोहन जी टॉपिक बताया जाता है, विषय बताया जाता है, यहां तक की लाइन बताई जाती है कि आज ये हमारी मुख्य तौर पर लाइन है। टॉपिक बताया था, आकर यहां पर आपको एक एजेंडा चलाना है, किसी भी सवाल पर आपको मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान बरकका नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि गलबैया है, चूंकि आगे गठबंधन भी करना है, तो सर आप गठबंधन धर्म निभाते रहिए, लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सब ज्ञान देकर, ये सब टैगिंग करके सवालों से बच नहीं सकते। शादाब, क्या एटीएस खुलने से आपको भी लगता है मुस्लिम टारगेट पर है? देखिए राकेश जी, दोनों विषय पे मैं अपनी बात रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जो संभल में एटीएस सेंटर खोला जा रहा है, इसकी बहुत जरूरत थी। ठीक, क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी, अस्पताल, वहां का मुख्यालय, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों को उत्थान करना, वहां महिला सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करना, ये सब जरूरी नहीं है। वहां एटीएस सेंटर जरूरी है, वहां के बच्चों का पढ़ना जरूरी नहीं है। वहां यूनिवर्सिटी, पूरे मुरादाबाद मंडल में एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। 8 साल से प्रदेश में और 11 साल से केंद्र में वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन आवश्यकता इसकी है। दूसरी चीज ये है कि गैर जरूरी विषयों को इतना बढ़ा करके पेश करना। नहीं शादाब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना आसिम उमर, जो कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दक्षिण एशिया का सरगना था, संभल के दीपासराय का निवासी था, अगर पढ़ाई चल रही थी कैसे बन गया वो? कैसे पहुंच गया?
आशीष के पास जवाब है इसका? सुनिए, नहीं, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आई है, लेकिन मैं जो मुझे समझ आया उसका जवाब नहीं, मेरी आवाज आज कुछ ठीक नहीं है, स्लो आएगी भी, लेकिन दिक्कत यह है कि सही सवाल भी स्लो समझ में आता है। जो भी टेक्निकल चीजें होंगी मैं जवाब दूंगा। जो टेक्निकल चीजें आप अपनी तो जवाब दीजिए। मौलाना आसिम उमर, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद, अहमद रजा और उस्मान, जो कि इसमें पाकिस्तान की लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, सभी संभव का बैकग्राउंड है। तो सुन लीजिए, भारत के अंदर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं और जिसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। जो लोग आतंकवादी घटना अंजाम देते हैं उनके प्रति संवेदना नहीं है। लेकिन संभल ना तो दिल्ली से कनेक्टेड है ना लखनऊ से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको वो सब चीजें राजनीतिकरण के लिए करना है। आपने वहां यूनिवर्सिटी नहीं, शिवम त्यागी शादाब कह रहे हैं सिर्फ उन जगहों पर एटीएस का सेंटर खोलिए जो दिल्ली से कनेक्टेड हो। देश की सुरक्षा के लिए अच्छा ये कह रहे हैं, कौन कर रहा है? जो दिल्ली से कनेक्टेड हो पूरी। रुक जाइए शादाब, एक एक करके अभी आऊंगा आपके भी टॉपिक पर। इसका शिवम रिप्लाई करिए। यूनिवर्सिटी खोलिए, एटीएस सेंटर मत खोलिए, भले वहां पर आतंकी पैदा होते हैं। हमने मना नहीं किया है, आप कीजिए काम, मना कौन कर रहा है देश की सुरक्षा के लिए? लेकिन आप बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे, वहां अस्पताल नहीं होगा, पूरे इलाके में आप एम्स नहीं बनाएंगे। अरे तो भैया शादाब जवाब सुनिए शिवम का। इसकी जगह आप ये कहते कि एटीएस के साथ एक यूनिवर्सिटी का भी ऐलान कर दीजिए तो मैं आपकी तारीफ करता। शिवम थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एएमएस नहीं है, वो एंटी मुस्लिम स्क्वाड नहीं है। और मैं मानता हूं और आप भी ऐसा ही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एटीएस है आतंकवादियों के खिलाफ, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आप उसको एंटी मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? आप मुसलमानों को आतंकवादी मानते हैं कि ये तो गंदी मानसिकता है आपकी? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो बिल्कुल ये कहा इन्होंने कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कांग्रेस के वक्ता कह रहे थे। भैया बहुत साफ बात है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले, पाए जाने वाले, या वो ऐसा क्षेत्र जो बहुत संवेदनशील है वहां पर एटीएस के सेंटर होने चाहिए। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को है तो मुझे लगता है कि वो या तो आतंकवाद से सिंपैथी रखते हैं, या आतंकवाद से प्रेम करते हैं, या आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं। हो सकता है भट्ट साहब का कोई संबंध किसी से या दूर का कोई जानने वाला ऐसा हो, इस वजह से उनको एटीएस के सेंटर खुलने से इतनी दिक्कत है। हो सकता है अरे हो क्या सकता है, सॉरी है इनका तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने के लिए ये समाजवादी वाले ही तो गए थे। इन्होंने ही तो कहा था, और इन्हीं के ऊपर तो रिमार्क है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि कल इनको पद्म विभूषण और दे देना। आज इनको आतंकवादियों के केसेस ड्रॉप कर रहे हो। तो भैया ये तो आदत है इन लोगों की आदत। अरे भाई सुनिए, मुझे मालूम है कि आपको आतंकवादियों के समर्थन में बोलना है शादाब, लेकिन बाद में बोल लेना। आतंकवादी तभी सुन पाएंगे अगर देख रहे होंगे तो। क्या आपने उनके लिए बैटिंग करी कि नहीं करी? तो आराम से बाद में बोल लेंगे, एक एक करके बोल लेते हैं। राष्ट्रवादियों को मेरी बात सुन लेने दीजिए, आतंकवादी आपकी बात सुन लेंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अरे भाई देख गलत बात, फिर लड़ रहे, देखो फिर लड़ रहे। लड़ना नहीं, आज नहीं लड़ना, नहीं भाई लड़ना नहीं। ये आतंकवादियों के खिलाफ बात चल रही। देखिए एक विषय बहुत साफ है, इस देश में इस पर कोई राजनीति की जगह नहीं है। एटीएस की चौकी खुलने पर किसी को कोई राजनीति ना करनी चाहिए, ना होनी चाहिए, और ना होगी, और ना हम होने देंगे। कुछ लोगों को अगर दर्द होता है, समाजवादी के सांसद को दर्द होता है एटीएस की चौकी खुलने से, होता रहे। समाजवादी पार्टी को दर्द होता रहे, अखिलेश यादव जी को होता रहे। वो अगर इसको मानते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है तो नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, ये आतंकवादियों के खिलाफ है। वो पता नहीं आतंकवादियों से मुस्लिमों को क्यों जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात और कह रहा हूं शादाब और विजय राठी, आप भी कान खोलकर सुनिए। आपने कहा ना विश्वविद्यालय, ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो बन रहा है, कहां बन रहा है? आपके घर में बन रहा है? मुरादाबाद मंडल में है कि नहीं है? और मुरादाबाद मंडल में है तो वो संभल को कवर करेगा कि नहीं करेगा? चलिए शादाब एक बात और है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक बात और है, वो सवाल मैं ऐड कर देता हूं। सवाल यह है कि भाई आपको सालार मसूद गाजी बहुत महान लग रहा है, उधर मुस्लिम टारगेट पर, और इधर भड़काने के लिए मुस्लिमों को कि सालार मसूद गाजी जो है बहुत महान था। नहीं राकेश जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सालार मसूद गाजी जो थे वो कोई विदेशी नहीं थे, वो अजमेर में पैदा हुए थे और 20 साल की आयु में उनका देहांत हुआ। और बहुत से लोगों की आस्था हो, क्योंकि वो सूफीज्म का प्रतीक थे। अरे मुगल लुटेरा था कि नहीं शादाब? सालार मसूद गाजी मुगल लुटेरा था कि नहीं? आक्रांता था कि नहीं? मंदिरों को तोड़ा कि नहीं? धर्मांतरण करवाया कि नहीं? लुटेरा 2 राजाओं की लड़ाई थी, मैं लुटेरा नहीं मानता। ये उस समय की लड़ाई को धार्मिक लड़ाई ना बनाया जाए, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। कोई धार्मिक सूर्यकुंड किसने ध्वस्त किया? नहीं था। सूर्यकुंड मंदिर
को किसने तोड़ा? राजनीतिक लड़ाई थी और वो लुटेरे शादाब, नहीं थे। सूर्य अखंड कुंड भारत मंदिर का को हिस्सा किसने थे तोड़ा? सब लोग। आप अखंड भारत को मानते हैं कि नहीं मानते? सूर्य कुंड अगर आप मंदिर को अखंड किसने भारत को तोड़ा? मानते हैं, सब शादाब, सूर्य कुंड मंदिर को किसने अजमेर तोड़ा? में पैदा हुए थे सालार मसूद गाजी, अजमेर में पैदा हुए अरे थे। सूर्य अजमेर कुंड भारत मंदिर का को हिस्सा किसने है। तोड़ा? अजमेर भारत का हिस्सा है सूर्य सर। कुंड मंदिर को किसने तोड़ा? शादाब, मैं बोल रहा हूँ अजमेर भारत का हिस्सा है। मैं सालार पूछ रहा हूं मसूद सूर्य गाजी कुंड भारत में मंदिर को पैदा हुए। किसने तोड़ा? मंदिर को किसी ने भी नहीं तोड़ा, कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए, सुप्रीम किताब कोर्ट ने है, कहा कि राम मंदिर को गिराने का कोई प्रमाण नहीं है। एक किताब है मीराते राम मंदिर को मसूद, गिराने का कोई प्रमाण नहीं है। एक किताब है मीराते मसूद, जाकर पढ़ लीजिएगा। ये आपके जीके के लिए दे रहा हूं। एक किताब है मीराते मसूद नाम से, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। शादाब, मीराते मसूद पढ़ लीजिए आप। आपको जिस किताब की बात कर रहे हैं, आपको 17वीं शताब्दी की पुस्तक से प्रेम हो गया, वो जाने दीजिए, आप उस पर रहिए। शिवम त्यागी, मुझे मालूम है आप किसकी शिवम बात कर रहे त्यागी, हैं। एटीएस का सेंटर खुलेगा तो एंटी मुस्लिम हो गया। मुस्लिमों को भड़काना है तो सालार मसूद गाजी बहुत सही था, बहुत महान था। सुहेल देव ने गलती किया। सालार मसूद गाजी की मजार पे हम जाएंगे। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं। जिसको बुरा लगता है हमारा क्लियर स्टैंड है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। महाराजा सुहेल देव इस देश के राजा थे और उनको नाम जो है बेहद सम्मान से लिया जाना चाहिए। ये जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और मैं तो उनको कहना चाहता हूं 1034, 1033 में जब बहराइच की चित्तौड़ क्षेत्र झील में जो है सालार मसूद गाजी को मारकर गिरा दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे महाराजा सुहेल देव ने। उस बात को याद करो। और ये कह रहे हैं कि वो जो है सालार मसूद उत्तर भारत में ही पैदा हुआ था तो भारतीय है। अरे इस हिसाब से तो बाबर का बेटा हुमायूं यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या वो हिंदुस्तानी हो गया? अरे कोई चोर लुटेरा आकर यहाँ पर जो है अपनी 4 पीढ़ियां बसा ले तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो जाता? बाबर का बेटा हुमायूं जो है हिंदुस्तानी नहीं है, मुगल है। तो सालार मसूद गाजी कोई हिंदुस्तानी नहीं है भाई? इस देश के राजा हैं, इस देश के राजा हैं सुहेल देव सिंह, और उन्होंने 1034 में जो मारा सालार मसूद गाजी को, ऐसे आतंकवादी गुंडे को, जाहिल को मार ही देना चाहिए। और वो बाहरी था। कोई हिंदुस्तान में आ जाए और उसके बच्चे पैदा हो जाए तो हिंदुस्तानी नहीं हो गया वो? जाति थी बताइए। नहीं, गुंडे लुटेरे ही रहेंगे सदा। आपको सुहेल देव की जाति बता दीजिए। अरे मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, इतनी ज्यादा क्यों उनके बारे में इतनी, अभी पिछले दिनों तो आपको याद होगा उनका मेला भी बंद करवाया था इसी वजह से। तो मैं मेला बंद करवाने का तात्पर्य भी सिर्फ यही था कि इस तरीके से आक्रांताओं को पूछना बंद कर दो भाई। ठीक है रोहित, आक्रांता नहीं, बिल्कुल ने गलत किया। सालार मसूद गाजी को मार के एटीएस का सेंटर खुल रहा है तो एंटी मुस्लिम हो गया। इस पर मुझे लगता है कि इस पर सपा भी सहमत है, इस पर कांग्रेस भी सहमत है, MIM तो बोल ही रही है। देखिए, महाराजा सुहेल देव जी बिहार, पूर्वांचल और झारखंड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में प्रमुख अस्तित्व रखने वाले राजभर समाज के अत्यंत प्रतिष्ठित और भगवान का दर्जा प्राप्त देवतुल्य व्यक्ति रहे। और महाराजा सुहेल देव के संदर्भ में देश को विभाजित करने वाले शक्तियों के प्रतिनिधि AIMIM के सदर ओवैसी के जो चेला हैं उत्तर प्रदेश में, चेला, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, ओवैसी के जो चेला हैं वो जो अनर्गल बात कर रहे हैं, उनके हलक में हाथ डाल के उनका जबान खींच लेना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ लगातार चुप रहो, तुम बोल रहे थे, चुप रहो, चुप रहो। इनका मीटर डाउन कराइए पांडे जी, मैं बहुत ध्यान से सबको सुन रहा था। सुनिए, एक मिनट में अपनी बात शादाब एक तो सबसे आखिर में रोहित को समझ दिया तो रुक जाइए, बदतमीजी मत करो। थोड़ा सा तुम्हारे जैसे अभी रोहित दो तबके के नेताओं को हम ठीक करना जानते हैं। रोहित व्यक्तिगत नहीं, अपनी बात रखिए। बिल्कुल पांडे जी, मैं व्यक्तिगत बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। हम लोकतंत्र और संविधान को सशक्त करने वाली मानसिकता के लोग हैं। देखिए, जो सीनियर वर्ग थे जिनका इंतकाल हो गया, उनके जो जूनियर वर्ग हैं आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जरा इनसे पूछिए ना, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इतनी बार रही, एक विश्वविद्यालय, एक अस्पताल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज संभल और मुरादाबाद के मंडल में ये लोग नहीं खुलवा पाए। और अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जम्बेश्वर जी के नाम पर उतना बड़ा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खुल रहा है। अच्छा, आपने रोहित मैं एक चीज पूछता हूँ, सुनिए, ATS क्यों नहीं खुलेगा? भारत के अंदर
कोई सरकारी संस्थान खुलेगा ठीक। तो क्या अखिलेश यादव से ये जाकर के परमिशन लेना होगा? ठीक है रोहित, एक मिनट विजय राठी जी, आप मुझे आपसे बताइए, आप सालार मसूद गाजी के साथ हैं कि महाराजा सुहेलदेव के साथ हैं? आप ये जो सामने बैठे दो लोग, ये नहीं सर, ज्ञान नहीं, आप सालार मसूद गाजी के साथ हैं कि महाराजा सुहेलदेव के साथ? इन्हें बोलने की थोड़ी तमीज है कि नहीं? ये डिबेट कैसे किया जाता है? तमीज सिखाने के लिए किसी को नहीं बताता हूं। आप सालार मसूद गाजी के साथ हैं कि महाराजा सुहेलदेव के साथ? तमीज सिखाइएगा, आपको तमीज है? आप महाराजा सुहेलदेव को गाली दीजिएगा और आप उनके साथ खड़े रहिएगा। सामाजिक न्याय के प्रतिनिधित्व करने वाले राजभर समाज के खिलाफ आप गाली गलौज कीजिएगा, चंद्रमोहन जी, साथ रहेंगे। आप महाराजा सुहेलदेव के साथ हैं? मैं बिल्कुल कि सालार मसूद गाजी के साथ हैं? सबकी आवाज डाउन है। आप महाराजा सुहेलदेव के साथ या सालार मसूद गाजी के साथ? देश की बढ़ती महंगाई, वोट छोड़ गड्डी छोड़ के साथ है, देश के अंदर बिहार का पलायन के साथ है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते कुपोषण के साथ है। सुनिए, मैं विजय राठी और चंद्रमोहन जी आपसे भी कह रहा हूं, समय इतना ही है, प्रदेश में मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, और बात ये कह रहा हूं कि आपने सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव में से किसी एक को नहीं चुना, तो ये देश और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज जरूर देख रहा होगा। फिर जाइएगा सर, जनता पूछेगी सवाल आपसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।